नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं स्वागत चित्रांग आप सभी के साथ मैं फिर से 50 क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करने के लिए आया हूं। इसके अंदर हम नेट जीआरएफ के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए एक बार पुनः आपका सभी का स्वागत है इस क्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आ जाइए पहले क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत करते हैं। और पहला ही क्वेश्चंस बेहद ही शानदार है हमारे सामने। ढाल पतन जो मॉडल के प्रस्तावक थे कौन थे? तो जैसे मैं बात करूं, ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक थे आपके WM डेविस। कौन? WM डेविस। थोड़ा सा व्याख्या के साथ चलते हुए आगे चलेंगे हम, जैसा कि पिछली कक्षाओं में रहा है कि ढाल पतन मॉडल के प्रस्तावक W डेविस थे। ढाल के ठोस सतह का ज्यामितीय तत्व होता है। ढाल क्या है? पृथ्वी के ठोस सतह का क्या होता है? ज्यामितीय तत्व होता है, जो समुद्र तत्व से ऊपर तथा नीचे पाया जाता है। समुद्र से ऊपर और नीचे पाया जाता है। ढाल तत्व ही भूदृश्य की रचना करते हैं, अतः इसके आधार पर किसी क्षेत्र की भूआकृति विशेषताओं का निर्धारण किया जा सकता है। और पृथ्वी सतह पर निर्मित विभिन्न प्रकार के स्थल रूप मुख्यतः कई प्रकार के ढालों के समूह मात्र होते हैं। इस प्रकार किसी भी स्थल रूप का निर्माण तथा विकास ढाल के आकार प्रक्रिया पर निर्भर करता है। किसी भी ढाल की आकार प्रक्रिया है उस स्थल का किस पर निर्भर करेगा? आपके ढाल विकास पर। चलिए बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। नाजका प्लेट संबंधित है। हम सभी को पता है कि नाजका प्लेट है वो हमारे किससे? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। चलिए कि स्थलमंडल के टुकड़ों को सबसे पहले टुंजो विल्सन ने 1903 में प्लेट की संज्ञा दी थी। प्लेट की संज्ञा 1903 में सबसे पहले किसने दी थी? तो टुंजो विल्सन ने। और 1968 में WJ मॉर्गन ने संपूर्ण पृथ्वी प्लेट को 6 प्रमुख प्लेटों और 20 गौण प्लेटों में विभाजित किया। संपूर्ण पृथ्वी प्लेट थी उसको 6 मुख्य और 20 गौण प्लेटों के अंदर विभाजित किया था। ठीक है। नाजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। और नाजका प्लेट है वो कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। और ये पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती है। पेरू की खाई नाजका महासागरीय प्लेट तथा दक्षिणी महासागरीय प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप निर्मित हुई। कौन सी? पेरू की जो खाई है आपके, एक तो नाजका महासागरीय प्लेट और दूसरा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप निर्मित हुई। कौन सी? पेरू की खाई। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकराखंड या ब्लॉक कहलाता है। तो दो सामान्य भ्रंशों के बीच में जो उत्थित संकराखंड या ब्लॉक कहलाता है वो कहलाता है आपका हॉर्स्ट। कौन सा? हॉर्स्ट। जब दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकरा खंड हॉर्स्ट खंड कहलाता है, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है तथा ओंडेनवाल्ड पर्वत प्रमुख हॉर्स्ट पर्वत के उदाहरण हैं। किसी पर्वत पर दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटरों की लंबाई में इस तरह पड़ती हैं कि इसके बीच का भाग नीचे धंस जाता है। क्या होता है? इसके बीच का भाग क्या होता है? नीचे की ओर धंस जाता है। और एक बेसिनिया घाटी का निर्माण होता है, उसे रिफ्ट वैली या ग्रोवन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रिफ्ट वैली या ग्रोवन। कल भी पढ़ा था कि दो भ्रंश घाटियों के मध्य कोई भाग है वो नीचे की ओर धंस जाता है, तो इसे हम रिफ्ट वैली या ग्रोवन के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए कर देते हैं नाक में दम। एक तरफ सूची और दूसरी तरफ स्थलाकृति और दूसरी तरफ एजेंडे दिए गए हैं। हमको आपस में सचेत या मिलान करना है। चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं बात करूं किसकी? तीक्ष्ण कटक अरेत, ये किसका एजेंट? हिमानियों के। और पॉलजे भौमजल का। यारडांग पवन द्वारा। गॉर्ज बहता हुआ जल। बहते हुए जल के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? गॉर्ज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? गॉर्ज बनाए जाते हैं। और यारडांग किसके द्वारा? पवन के द्वारा। पॉलजे भौमजल के द्वारा। और तीक्ष्ण कटक अरेत हिमानियों के द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके अभिकथन और कारण से कि गोलाभ अक्षय रासायनिक अपचय का परिणाम है। आपका कौन सा? गोलाभ अक्षय जो आपके रासायनिक अपचय का परिणाम है, क्योंकि गोलाभ अपचय तब होता है जब जल सेलों के जोड़ों में प्रवेश करता है। कब होता है?
गोलाभ अपक्षय तब होता है जब जल सेलों के जोड़ों में क्या करता है, प्रवेश करता है, और सेल संयोजी पदार्थ को घोलता है, और सेल क्या करता है, संयोजी पदार्थ को घोलता है। तो ठीक है, याद रखना कि आपका क्या है, ए तो सही है और आर गलत है, ठीक है ना। गोलाभ अपक्षय है वो सेल संयोजी पदार्थों को नहीं घोलते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लें। बिल्कुल बिल्कुल, तो पढ़िए आप क्या कि गोलाभ अपक्षय रासायनिक अपक्षय का ही परिणाम है। गोलाभ अपक्षय किसका है, रासायनिक अपक्षय का परिणाम है। ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, जबकि कारण है वो असत्य है, क्योंकि अपक्षय क्रिया के अंतर्गत आपके वायु, जल एवं ताप के कारण चट्टानों में यांत्रिक रासायनिक क्रिया के माध्यम से अपने ही स्थानों से टूट फूटन की क्रिया संपन्न होती है। अपक्षय में क्या होता है, जल, वायु या पवन के द्वारा ये जो चट्टानी एरिया है उसमें टूटन फूटन देखने को नज़र आती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्या कह रहा है कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अधिक प्रभावित हैं। बिल्कुल, कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अत्यधिक प्रभावित हैं। तो बिल्कुल अत्यधिक प्रभावित देखने को मिलते हैं। जैसे अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंपों का मुख्य कारण है। अटलांटिक महासागर में जो समुद्र तल है, समुद्र तल का प्रसरण है, वो क्या है, आपके भूकंपों का मुख्य कारण है। और वहीं मध्य अटलांटिक कटक के सहारे हमें ज्वालामुखी क्रिया से क्या होते हैं, अत्यधिक प्रभावित होते हैं। तो ये यार दोनों सही हैं, और इसका कारण भी बिल्कुल सही बता रहा है। बिल्कुल, आप डॉल्फिन कटक के नाम से भी जानते हो उसे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको कि आपके मध्य अटलांटिक कटक के सहारे स्थित द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि अटलांटिक महासागर में समुद्र तल प्रसरण भूकंपों का मुख्य कारण है। बिल्कुल, जो अटलांटिक महासागर है उसमें समुद्र तल का जो प्रसरण है वो क्या है, भूकंपों का प्रमुख कारण देखने को मिलता है। और इस तरह ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बताइए सभी के सभी। हाँ बिल्कुल, तो तापीय विषुवत रेखा की सामान्यतः स्थिति है। तापीय विषुवत रेखा की सामान्यतः स्थिति क्या है, 5 डिग्री उत्तर, ठीक है ना, क्योंकि तापीय विषुवत रेखा की स्थिति 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण है। ये विषुवत 5, ठीक। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, क्योंकि हम देखते हैं ये कर्क रेखा, मकर रेखा, सूर्य इन दोनों से यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा, तो सर्वाधिक ताप कहाँ देखने को मिलेगा, इस बीच में। और यहाँ पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, जिस कारण इस पेटी में अधिक तापमान के कारण गर्म हवाएं ऊपर फैलती हैं और ऊपर उठती हैं, जिस कारण यहाँ सदैव निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। जैसे टेम्परेचर अधिक होगा, यहाँ की पवनें ऊपर की ओर उठ जाएंगी और ऊपर उठ करके फैल जाएंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमेशा नीचे निम्न वायुदाब बना रहेगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा है, ज्वालामुखी धूल परिकल्पना। कौन सा, ज्वालामुखी धूल परिकल्पना, क्योंकि आपके तापीय संकुचन सिद्धांत हिमयुग की परिकल्पना से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना आपके हिमयुग परिकल्पना से संबंधित है। ओजोन क्षीणता परिकल्पना आपके हिमयुग परिकल्पना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और कारण से। कौन सा, कथन और कारण से, यानी कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वायुदाब घटता जाता है। बिल्कुल, जैसे ही हम क्षोभ मंडल से पृथ्वी की सतह यहाँ से क्षोभ मंडल की ओर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, एक तो क्या होगा, टेम्परेचर लो होता जाएगा, क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाता है, उसके साथ वृद्धि में वायुदाब घटता है। बिल्कुल, माफ करना। आगे आपका, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। बिल्कुल, ये और दार दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है।
चलिए थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं और आपके क्षोभ मंडल वो सबको क्लियर एक बार में। कैसे कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है तथा सघन परत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है और सबसे सघन परत है। ठीक है, आगे यहाँ वर्ष भर बिजली चमकना, चक्रवात, तूफान, कोहरा बादल निर्माण जैसी वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में संपन्न होती है। इसी कारण इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। और क्षोभ मंडल आपके विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, ध्रुवों पर 4 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं वो सब इसमें देखने को मिलेंगी। समताप मंडल के अंदर जो आपके हवाई जहाज एरोप्लेन्स हैं वो उसके अंदर उड़ते हैं। ठीक है, तो 16 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक पाई जाती है और धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान कम हो जाता है। जैसे ही आप 1 किलोमीटर जाओगे 6.5 डिग्री सेल्सियस जो आपका तापमान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ऊंचाई घटती जाती है। जैसे ही आप ये पृथ्वी विषुवत रेखा, ठीक है, जैसे ही ध्रुवों की ओर जाओगे तो आपके ये वाला, जैसे हमने इसको मान लिया क्षोभ मंडल, तो जैसे क्या है ध्रुवों की पहुंचेंगे तो क्या है इसकी ऊंचाई कम होगी, जबकि यहाँ से इसकी ऊंचाई अधिक देखने को मिलती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई वृद्धि के साथ साथ वायुदाब तापमान की कमी के कारण घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कथन और कारण से। और क्या कह रहा है, भारतीय मानसून अल नीनो द्वारा प्रभावित होते हैं और अल नीनो के घटित होने पर पेरू के तट से उच्च वायुदाब क्षेत्र निर्मित होता है। बिल्कुल, हम बात करें भारतीय मानसून की तो अल नीनो के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है ना, अल नीनो के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि अल नीनो में क्या होता है, जब जैसे मैं कहूँ अल नीनो तो आपके यहाँ से यहाँ है पेरू, ठीक है ना, और यहाँ से ये पवने चलेंगे और पवने चलने के बाद इस चक्र में आगे की ओर बढ़ेंगे और फिर क्या होता है, जैसे ही हमारा और ये हमारा भारत मान लिया, तो जैसे यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध में जब ये बाईं ओर मुड़ेंगी तो जब ये अल नीनो धारा सक्रिय होती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये मुड़ नहीं पाती और भारत में मानसून है वो लेट पहुंचता है, या मानसून की जो देरी है, मानसून का कमज़ोर होना अल नीनो का प्रभाव है, जबकि ला नीनो की वजह से क्या है, ये सक्रियता की ओर लौट आती हैं। ठीक, तो बिल्कुल आपके ए सही है और आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पहले पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा। प्रश्न कहते प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर विषुवत रेखीय, कौन सी विषुवत रेखीय धारा पहुंचती है, तब इसका ताप, इसकी गति अत्यधिक हो जाती है। यहाँ इस धारा को अलग विशेषताओं के कारण अल नीनो की संज्ञा दी जाती है। जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में जब ये दक्षिण मुड़ करके दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे सामान्यतः 3 डिग्री से 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक प्रभावित होने लगती है, तब अल नीनो दशा के लिए उत्तरदायी होती है। और अल नीनो एक गर्म जल धारा है जिस कारण पेरू के तट पर निम्न वायुदाब का उत्पन्न होता है। अल नीनो धारा इसके स्वरूप का परिणाम विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों तक व्याप्त हो जाता है। भारत में यह मानसून की सक्रियता को प्रभावहीन कर देती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा चूना प्रधान पंख नहीं है। तो इनमें से कौन सा है, डायटम पंख, जो कि चूना प्रधान पंख नहीं है, जबकि टोरोपोड पंख के अंदर चूना प्रधान है। आपके ग्लोविजेरेना पंख के अंदर क्या है, चूना प्रधान है, लेकिन आपका कौन सा डायटम पंख है उसके अंदर चूना प्रधान नहीं है। देखिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए कि 30% से अधिक चूना होने पर इसे चूना प्रधान उंज पंख कहते हैं। 30% से क्या हो, अधिक होते इसे चूना प्रधान या पंख कहते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में ये अधिकता में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरों में क्या होता है, ये अधिकता में पाए जाते हैं। इन्हें टोरोपोड पंख तथा ग्लोविजेरिना पंख में विभाजित किया गया है। टोरोडो पंख जीवों के अवशेषों से निर्मित होते हैं। इनमें 80% तक चूना पाया जाता है। क्या होता है,
80% तक चूना पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और ग्लोबिजेरिना का निर्माण जीवों के कोश या कवक से होता है। किससे? जो ग्लोबिजेरिना है उसका निर्माण किससे होता है? जीवों के कोश या कवक से होता है। डायटम सिलिका प्रधान पंख होता है। डायटम क्या होता है? सिलिका प्रधान पंख होता है। यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय श्रृंखला में पाए जाते हैं। कौन से? डायटम सिलिका प्रधान पंख आपके उपोष्ण कटिबंधीय है और उष्ण कटिबंधीय श्रृंखला के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात करूं, ये 2000 से 5000 मीटर फैदम की गहराई तक पाए जाते हैं। 2000 से 5000 की गहराई तक देखने को मिलते। इनका विस्तार प्रशांत महासागर में 5 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। प्रशांत महासागर में 5 से 25 डिग्री के मध्य पाया जाता है कहीं कहीं, परंतु अटलांटिक महासागर में इनका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो वापस से हुंज पंख किसे कहते हैं? जो 30 डिग्री से अधिक चूना प्रदान होते हैं उन्हें हुंज पंख, हुंज या पंख कहते हैं। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय महासागरों में ये अधिकता पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अधिकता पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय महासागरों में, क्योंकि ये टोरडो पंख हैं। उन्हें ग्लोबेरिजिना पंख के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्लोबेरिजिना पंख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। और ये 2000 से 5000 की फैदम गहराई तक पाए जाते हैं और प्रशांत महासागर में 5 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है? पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण तंत्र है तो कौन सा है? खाद्य श्रृंखला। कौन सा वाला देखने को मिलता है? खाद्य श्रृंखला। ठीक, खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण तत्व है। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। क्या होता है? दूसरे जीव पर निर्भर होता है, और खाद्य श्रृंखला में हमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13। और निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है वो आपको बताना है। तो किसे माना जाता है? आपके भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को। किसे? भूमध्य रेखीय वर्षा के वन को क्या माना जाता है? आपके भूमंडलीय कार्बन सिंक। क्यों माना जाता है? क्योंकि भूमंडलीय कार्बन सिंक माने जाते हैं इन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वर्षा तथा ताप की प्राप्ति होती है, जिस कारण ये अधिक मात्रा में बन पाए जाते हैं, और इसी वजह से क्या माना जाता है? इसे भूमंडलीय तापमान कार्बन सिंक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। 14, मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? किसके संबंध में? मरुस्थलीय बायोम वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बिल्कुल अल्पायु पौधे होते हैं, ये तो सत्य है। पौधे की परावर्तक सतह होती है, मोमी लेप होती है, लेकिन छोटी टैप रूट, ये इसके संबंध में क्या है? सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। तो बिल्कुल मरुस्थलीय बायोम वनस्पति का विस्तार 15 डिग्री से 30 डिग्री, कितना? 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपीय के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? भूमध्य रेखीय दोनों महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं उनमें देखने को मिलता है कौन सा? मरुस्थलीय बायोम वनस्पति। ठीक है, इन वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं ताकि अधिक गहराई तक प्रविष्ट कर सकें और अधिक गहराई से क्या कर सकें? जल को खींच सकें। क्या कर सकें? जल को खींच सकें, नमी प्राप्त कर सकें। पत्ते की परावर्तक सतह होती है तथा तने की छाल मोटी व मोमी लेप युक्त होती है, यानी कि आपकी कह सकते हैं चिकनी देखने को मिलती है, और यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। आगे है भूगोलवेताओं के नाम और सहभागिता। क्या है? भूगोलवेताओं के नाम और सहभागिता। ठीक, चलिए बताइए। तो एक तरफ भूगोलवेता और सहभागिताओं के नाम दिए गए हैं, बिल्कुल सभी मिलान करते हुए चलेंगे कि रोजम मिन्सुल क्या है? रोजम मिन्सुल। और रोजम मिन्सुल हैं आपके रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस के, रिचर्ड हॉटसन हैं आपके नेचर ऑफ ज्योग्राफी के, और पैट्रिक गिडिस हैं सिटीज इन इवोल्यूशन के, और नॉबर्ट ब्रिनर हैं द ह्यूमन यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स के। किसके? द ह्यूमन यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स के।
रॉजर मिन्सोल रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस के, रिचर्ड हॉटसन थे नेचर ऑफ ज्योग्राफी के, पैट्रिक गिडिडस थे सिटीज इन एवोल्यूशन के, और नॉवर्ट बीनर थे द ह्यूमन यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है विवेचित आइसोडोफोन किसे इंगित करता है? विवेचित आइसोडोपेन किसे इंगित करता है? तो ये किसको इंगित करता है? न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को। किसको? न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को कौन इंगित करता है? ये आपका करता है कौन? आइसोडोपेन। कौन करता है? आइसोडोपेन। ठीक है, क्योंकि बाबर ने अपने वेबर ने हिस्ट्री का पावर आ रहा है। ठीक है, चलिए, वेबर ने अपने औद्योगिक अव्यवस्थापन मॉडल में श्रम की लागत को बहुत प्रभावशाली बताया है। वेबर ने माना है, क्या माना है? वेबर ने माना है कि श्रम की लागत भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलती रहती है। क्या होती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक बदलती रहती है। ठीक, आगे बात करूं मैं, वेबर ने श्रम की लागत के संबंध में आइसोडोपेन रेखा का प्रयोग किया है। आइसोडोपेन वह रेखा है जो समान कुल लागतों के बिंदुओं के बिंदु पथ को जोड़ती है, अर्थात ये न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को इंगित करती है। क्या करती है? न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को इंगित करती है। कौन सी? आइसोडोपेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, और 17 कह रहा है कि अभिकथन है भूगोल में पर्यावरण निश्चयवाद का संबंध प्रमुखतः प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से है। क्या है? भूगोल में आपका जो निश्चयवाद का संबंध प्रमुख जातीय वितरण या जलवायु से नहीं है, क्योंकि पर्यावरणीय निश्चयवाद औपनिवेशिक का दर्शन था। ये तो सही है, तो ये गलत है यार, सही है, यानी डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या करते हुए कि पर्यावरणीय निश्चयवाद को पर्यावरणवाद भी कहते हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद को क्या कहते हैं? पर्यावरणीयवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। क्या होता है पर्यावरणीय निश्चयवाद में? कि पर्यावरण का जो मनुष्य है वो क्या है? दास है, और पर्यावरण सर्वशक्तिमान है। इसमें पर्यावरण को क्या बनाया गया था? सबसे शक्तिशाली बताया गया था, और मानवीय क्रियाकलापों को पूर्णतः नियंत्रित करता है, और मानव के जो क्रियाकलाप या जो भी गतिविधियां उनको पूर्णतः नियंत्रित करने का काम करता है। अतः स्पष्ट है कि इसका मतलब प्रजातीय वितरण तथा जलवायु से तो नहीं है। भूगोल में पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा इतिहास के प्रारंभिक काल में चली आ रही थी। पहले क्या था? पहले यह था कि प्रकृति ही सर्वोच्च है, मनुष्य को कुछ नहीं माना गया था। ठीक है, किसी न किसी रूप में द्वितीय विश्व युद्ध तक ये प्रचलित रही। अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण निश्चयवाद औपनिवेशिक का दर्शन था, बिल्कुल था। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैकेंडर का हार्टलैंड सिद्धांत। हर क्वेश्चन पेपर के अंदर अपनी एक अलग ही थीम बनाए हुए है ना। जैसे अवस्थिति परक या जलवायविक कारकों ने मैकेंडर के हार्टलैंड को विश्व के कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया है। बिल्कुल, मैकेंडर का जो हार्टलैंड था उसके जो सिद्धांत था उसको कुछ विशाल तथा सुसंपन्न क्षेत्रों की तुलना में सापेक्षिक प्रतिकूलता की स्थिति में डाल दिया गया है। बिल्कुल डाल दिया गया है। कारण अपनी आंतर स्थलीय अवस्थिति तथा तदजनित जलवायु विषमताओं के कारण हार्टलैंड स्थायी कठिनाईग्रस्त प्रदेश था। क्या था? कठिनाईग्रस्त प्रदेश था। तो ये और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और यह भी कथन कारण से है आपके। क्वेश्चन नंबर 19, दो विश्व युद्धों के बीच नगरीय वृद्धि तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई। दो विश्व युद्धों के बीच उपनगरीय वृद्धि तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की गति बढ़नी शुरू हो गई। कारण क्योंकि इसके पीछे काम करने वाली शक्तियां अति मंदी के कारण आंशिक रूप में आर्थिक मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि के कारण आंशिक रूप से सामाजिक तथा परिवहन प्रणाली में तीव्र विकास के कारण आंशिक रूप में प्रौद्योगिक हैं। आपको बताना है कथन और कारण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
तो हम बात करते हैं किसकी, द्वितीय विश्व युद्ध की। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि इनके बीच में उपनगरीय जो वृद्धि है और उनका विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है उसकी गति भी क्या हो जाती है, तेज़ देखने को मिलती है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था कि काम करने वाली शक्तियाँ अति मंदी के कारण आंशिक रूप से आर्थिक मध्यम वर्ग की संख्या में वृद्धि के कारण आंशिक रूप से सामाजिक तथा परिवहन प्रणाली में तीव्र विकास के कारण आंशिक रूप से प्रौद्योगिक हुआ, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा ये कैसा हुआ, प्रौद्योगिक हुआ। तो ये और आर दोनों सही हैं पर व्याख्या इससे संबंधित नहीं है। हाँ वो की वही लिखा गया है इसलिए हम नहीं पढ़ रहे इसको। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। आजकल कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही बोलने में। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में ज्यामितीय अनुपात से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जबकि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में गणितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। आगे माल्थस आशावादी थे कि मनुष्य अपनी संख्यात्मक वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। देखिए हम एक कथन को लेकर के बात करें तो माल्थस ने कहा कि जनसंख्या में क्या हो सकता है, ज्यामितीय अनुपात से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल ज्यामितीय अनुपात से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, माल्थस ने बताया था। जबकि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में गणितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। खाद्य पदार्थों में गणितीय और आपके किसमें, जनसंख्या के ज्यामिति में किसमें, ज्यामितीय अनुपात में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कथन तो ये सही है, लेकिन माल्थस ने आशावादी थे कि मनुष्य अपनी संख्यात्मक वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है। ये कथन थोड़ा सा ठीक नहीं है, यानी गलत है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन रहने वाला है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही प्यारा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक। और 21 भी आपके कथन कारण से है। जनसंख्या जनसंख्या संकेंद्रण मुख्यतः नदी बेसिनों तथा तटीय मैदानों के प्रदेशों में पाया जाता है। बिल्कुल जनसंख्या मैदानों के अंदर देखने को मिलता है, विशेषकर कहाँ पर, तटीय प्रदेशों के अंदर। कारण है क्योंकि जनसंख्या में संकेंद्रण मुख्यतः मिट्टी, खनिज तथा जल जैसे आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता के कारण होता है। क्या होता है, जनसंख्या का जो संकेंद्रण देखने को मिलता है वो हमें मिट्टी, खनिज तथा जल जैसे आधारभूत संसाधनों की उपलब्धता के कारण मिलता है। तो ये और आर सही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा सा इसमें कुछ समझने वाला था नहीं। हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके मैदान है, नदी बेसिन है, उसके अंदर जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जलवायु विशेषताएं सम होती हैं, रहने के अनुकूल होती हैं, इसी वजह से संकेंद्रण होता है। कृषि के लिए उपजाऊ प्रदेश होता है, आपके उद्योगों को स्थापित करने के लिए उपजाऊ प्रदेश होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है और अंग्रेजी शासन की अवधि में अनेक ईसाइयों का जो जनजातियां था, ईसाइयों में धर्मांतरण किया गया था। इनका कहना है कि आपके जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके अंदर ईसाइयों की जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है और उसका कारण इन्होंने बताया कि जब अंग्रेज राज करते थे तो उन्होंने क्या किया था, उनका धर्म परिवर्तित कर दिया था और ईसाई बना दिया था। तो बिल्कुल दोनों के दोनों क्या है, सही है और सही व्याख्या भी करता है। पढ़ लेते हैं व्याख्या को हम कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में ईसाई जनसंख्याकृत अपेक्षाकृत अधिक है। बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजी शासन की दौरान बहुत सारी जनजातियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था और इस तरह हम कह सकते हैं कि कथन और कारण क्या हैं, दोनों मैचिंग वाले हैं या सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक आदर्श है। तो क्या होना चाहिए, सूती वस्त्र को अगर आपको स्थापित करना है तो उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है तो वो है बाजार की निकटता। क्या, बाजार की निकटता। जबकि कच्चे माल की करते हैं तो लोह इस्पात संयंत्र या भारी भरकम जो भी उद्योग होते हैं उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। परिवहन नेटवर्क आपके डेयरी नेटवर्क या डेयरी पशुपालन के लिए आवश्यक है। सूती वस्त्र जो
स्थानीयकरण में निम्न आदर्श तत्व आवश्यक हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की समीपता, पूंजी, बंदरगाह, कुशल श्रमिक आदि। परंतु इसमें बाजार की उपलब्धता सबसे अधिक आदर्श तत्व है। हालांकि होने को सभी हैं, लेकिन बाजार की अधिकता क्या है, इसको सर्वाधिक प्रभावित करती है। भारत में सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख राज्य निम्न हैं: महाराष्ट्र में सोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरावती। गुजरात में है बाड़ोदरा, सूरत, भरूच, राजकोट, भावनगर, पोरबंदर। तमिलनाडु में है कोयम्बटूर, चेन्नई, मदुरई, उत्तर प्रदेश आदि। तो हम कहते हैं दक्षिण भारत का क्या कहलाता है, कोयम्बटूर, और उत्तरी भारत का कानपुर, मैनचेस्टर कहलाते हैं ये। निम्नलिखित में से किसने शस्य संयोजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया? शस्य संयोजन विधि का किसने किया था? बीवर के द्वारा। ठीक, दिस इज ए नॉट बावर, दिस इज ए बीवर। तो बीवर ने सर्वप्रथम शस्य संयोजन विधि का विकास किया। 1934 में जीसी बीवर ने मध्य पश्चिम यानी संयुक्त राज्य अमेरिका फसल संयोजन क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग किया। बीवर ने अपने अध्ययन में प्रत्येक फसल द्वारा अधिकृत कुल शस्य भूमि के क्षेत्र के प्रतिरूप को परिकल्पित किया था। ठीक, और एक तरफ हमारे विद्यमान दी गए इनका सही कोड का चयन करना है। तो सबसे पहले हेरोडोटस, इरेस्टोनीज, स्ट्रैबो, टॉलमी। ठीक है ना, हेरोडोटस, इरेस्टोनीज, स्ट्रैबो और टॉलमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहले इनका थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी इनसे लेकर के जीवन से। कि हेरोडोटस आपके 484 ईसा पूर्व से 425 ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसका? इतिहास का पिता हेरोडोटस को। इन्होंने विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपीय में विभाजित किया था, यूरोप, एशिया तथा लीबिया में। इसके बाद में आए थे इरेटोस्थनीज। इन्होंने 276 से 196 ईसा पूर्व जोग्राफिया नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी? जोग्राफिया। किसने? एरोटोस्थनीज ने। और सर्वप्रथम जोग्राफिया नामक शब्द का भी प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद में आते हैं आपके स्ट्रैबो। और स्ट्रैबो का जो समय रहा था वो रहा था 64 ईसा पूर्व से लेकर के 20 ईसा पूर्व तक। और रोमन भूगोलवेता थे। इन्होंने जोग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की और पृथ्वी को 360 अंशों में विभक्त किया था। प्रत्येक की दूरी 700 स्टेडिया बताई थी। ठीक है। टॉलमी जो 90 से 166 ईसा पूर्व थे, ये भी रोमन भूगोलवेता थे। इन्होंने गणितीय भूगोल के दाब में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसमें? गणितीय भूगोल के दाब में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? टॉलमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारत में कई जूट मिलें स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गई। भारत में कई जूट मिलें हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात बंद हो गई। बिल्कुल सही है, क्योंकि कारण क्या रहा कि कच्चे माल की अत्यधिक कमी और जूट माल के लिए विदेशी मांग में भी गिरावट आई। कच्चे माल की भी कमी हुई और जो जूट की मांग थी उसमें भी कमी आई। इस वजह से क्या हुई? स्वतंत्रता के पश्चात आपके जूट की जो मिलें थी वो स्वतंत्रता के बाद में बंद हो गई। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत के विभाजन के पश्चात जूट उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिस्सों में चले गए, जिस कारण कच्चे माल की आपूर्ति न हो पाने के कारण कई जूट मिलें बंद हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्थिक विकास के लिए कौन सा आर्थिक खंड सेक्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हम कई बार बात कर चुके हैं। कौन सा है? देखिए यहाँ पे तो द्वितीय दे रखा है, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक आगे ले जाने का काम कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है? तृतीय सेक्टर। ठीक। देखिए आर्थिक सेक्टर में बिल्कुल दूसरा ही रख सकते हैं, क्योंकि इसमें विनिर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, और आगे क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और 28 कह रहा है, कथन ए, कृषि उत्पादकता, भूमि उत्पादकता, श्रमिक उत्पादकता तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को इंगित करता है। कृषि उत्पादकता किस किस को इंगित करता है? आपकी भूमि उत्पादकता को, श्रमिक उत्पादकता को तथा पूंजी उत्पादकता के समग्र योग को। और कारण कह रहा है आपके सामने कि ये तीनों घटक
ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक तत्व हैं। क्या हैं? तीनों घटक किसके? उत्पादकता कारक के तत्व हैं। बिल्कुल। तो आपका जो कृषि उत्पादकता है आपकी भूमि उत्पादकता को इंगित करेगा, और भूमि में लगे श्रमिक उत्पादकता को करेगा। उनसे जो पूंजी है पूंजी उत्पादकता के समग्र उपयोग को इंगित करता है। और ये तीनों घटक उत्पादकता के कारक तत्व हैं। बिल्कुल, ये यार दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। क्योंकि कृषि उत्पादकता में 3 कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं आपके, जैसे भूमि उर्वर हो यानी उपजाऊ हो, श्रमिक कुशल श्रमिक हों यानी अच्छे से काम करने वाले हों, आगे पर्याप्त पूंजी संसाधन हो। ये तीनों कारक कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं। और इस तरह कथन और कारण दोनों सही स्पष्टीकरण की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है? कौन सी सीमा रेखा है? तो वो आपके परवर्ती सीमा। कौन सी है? परवर्ती सीमा। और परवर्ती सीमा सांस्कृतिक वातावरण के विकास के बाद अस्तित्व में आती है। किसके? आपके सांस्कृतिक विकास के वातावरण के बाद अस्तित्व में आती है। साधारणतः मुख्य या गौणिक प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रदेशों में गरजती है। ये अनेक बार भाषा, धर्म अथवा प्रजातीय आधार पर विकसित होती है। किस किस के आधार पर? भाषा, धर्म और प्रजातीय आधार पर। याद रखना, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है, किसका उदाहरण है? परवर्ती सीमा का। क्योंकि परवर्ती सीमा का मतलब जब आती है वो कब आती है? आपके सांस्कृतिक वातावरण के विकास के बाद में। जबकि और आगे बात करें कि इस प्रकार की सीमा यूरोप में है जो भाषाई पृथकता को स्पष्ट करती हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा इसी प्रकार की है। पूर्ववर्ती सीमा जिसका विकास सांस्कृतिक वातावरण के विकास के पहले हुआ हो वो पूर्ववर्ती सीमा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का क्रोध परिक्षेपित है? तो किसका है परिक्षेपित? भील का। किसका? भील का। क्योंकि भील जनजाति का क्रोध परिक्षेपित है। भील जनजाति का निवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में पाया जाता है। और पूर्व काल में भील लोग अधिकतर पशुचारण, वनों की उपज और आखेट पर निर्भर करते थे, परंतु अब ये लोग अधिकतर स्थायी कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? स्थायी कृषि करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित धर्मों को उनकी उत्पत्ति के कालक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यानी कौन सा धर्म कब देखने को मिलता है? तो देखिए, धर्मों का कालानुक्रम इस प्रकार से है कि सबसे पहले यहूदियों के धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और सिख धर्म। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म और सिख धर्म। एक तरफ जनजातियां हैं और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है? जैसे मैं बात करूं, बोडो असम में जनजाति पाई जाती है, गारो मेघालय में, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ भी हैं, और बोडो असम की। ठीक है ना? गारो मेघालय की, और गोंड छत्तीसगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, संथाल झारखंड में, और भीलों की बात करें, भील कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 33 है, आर्य नगर के सिद्धांत का प्रतिपादक है। आर्य नगर के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो आपके कौन है? ले कार्बुजियर। कौन? ले कार्बुजियर। आर्य नगर का सिद्धांत ले कार्बुजियर ने प्रतिपादित किया। जब किसी केंद्रीय स्थिति वाले गांव में अनेक सड़कें आकर मिलती हैं, जब किसी केंद्रीय स्थिति वाले गांव में अनेक सड़कें आकर के मिलती हैं तो मकान इन सड़कों के किनारे बन जाते हैं। मकान क्या होता है? इन सड़कों के किनारे बन जाते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है? और ऐसा लगता है कि मकान केंद्रीय स्थल से विकसित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में एक आर्य नगर का विकास होता है। तो आर्य नगर में आपको याद रखना है, केंद्रीय नगर के किनारे चारों तरफ जब सड़कें आएंगी और इनके किनारे घर बन जाएंगे, तो ये ऐसा लगता है जैसे केंद्र की ओर से आ रहे हों, तो ये आर्य नगर कहलाता है। नगर आरेखी का खंड सिद्धांत किसका? नगर आरेखी का खंड सिद्धांत क्या बताता है? तो ये बताता है आपके नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है। कौन करता है ये? नगर आरेखी का खंड सिद्धांत नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करने का काम करता है आपका नगर आरेखी खंड सिद्धांत। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगर आजीविका का खंड सिद्धांत नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायात प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है। इसके अंतर्गत नगरों के भवन मार्गों, बाजार, औद्योगिक क्षेत्रों, आवासीय क्षेत्रों, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों, खेल के मैदान, उद्यानों तथा नगर में उपस्थित अन्य दृश्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 है, हैरिस तथा उलमैन मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? हैरिस और उलमैन किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो हम सभी को पता है इनका योगदान था नगरीय भूगोल में था। किसमें था? नगरीय भूगोल में। किसका? हैरिस और उलमैन का। क्योंकि हैरिस और उलमैन ने नगरीय भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। हैरिस तथा उलमैन बहुकेंद्रीय सिद्धांत के जनक हैं। याद रखना, हैरिस और उलमैन किसके? बहुकेंद्रीयवाद के सिद्धांत के जनक हैं। इनका 1945 में सम्मिलित लेख है द नेचर ऑफ सिटीज़। द नेचर ऑफ सिटीज़ किसका है? हैरिस और उलमैन का। केंद्रीय सिद्धांत के जनक हैं। और बहुकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार नगर भू उपयोग प्रतिरूप प्राय अलग अलग बहुत से केंद्रों के चारों ओर विकसित होता है, न कि केवल एक ही केंद्र के चारों ओर। इन्होंने ये बताया था। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि क्षेत्रीय उत्पादन संश्लिष्ट किसके साथ संबंधित है? तो क्षेत्रीय उत्पादन संश्लिष्ट किसके साथ संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है रशियन विकास का मॉडल। किसका? रशियन विकास का मॉडल। इसका 1 करोड़ एवं उपांत क्षेत्र है। किसका? 1 करोड़ और उपांत क्षेत्र है, तो वो किसका है? बौद्धात्मक प्रदेश का। किसका? बौद्धात्मक प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किसने किया था? वेटन मैक्के ने। किसने? वेटन मैक्के ने प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार प्रस्तुत किया था। प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार वेटन मैक्के ने प्रस्तुत किया था। और प्रादेशिक नियोजन का उद्देश्य विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों के बीच पारंपरिक, सांस्कृतिक एवं प्रादेशिक समायोजन का पूर्वानुमान करना और समायोजन को संभव बनाना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। हमें मिलान करना है और मिलान में हमारे उद्यान नगर का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा है? आपके एवेंजर हॉवर्ड के द्वारा। नवीन नगर सर पैट्रिक एबरकॉम्बी के द्वारा। समीप्य यानी नेबरहुड ये क्लेरेंस पेरी के द्वारा। यातायात विसंयोजन सर कॉलिन बुकानन के द्वारा। ठीक, भारत में विकास केंद्र का निम्न से उच्च का सही पदानुक्रम क्या होगा? तो इसका सही पदानुक्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा आपका विकास ध्रुव। क्या आएगा? विकास ध्रुव। और विकास ध्रुव के पास में आएगा विकास बिंदु, फिर विकास केंद्र, फिर सेवा केंद्र। ठीक है, तो ये विकास केंद्र का निम्न से उच्च का सही क्रम है। सबसे पहले विकास ध्रुव, विकास ध्रुव के बाद में विकास बिंदु, विकास बिंदु के पास में विकास के केंद्र और सेवा केंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी सबसे अधिक कौन सी देखने को मिलती है? सबसे अधिक की बात करते हैं तो जालौर मृदा। कौन सी? जालौर मृदा देखने को मिलती है। ठीक, और जालौर मृदा 2 में। आगे फिर लाल मिट्टी देखने को मिलती है, फिर काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मृदा। बिल्कुल, जालौर मृदा 40% भाग पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल जालौर मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट। जालौर मिट्टी में पोटास और फास्फोरस एसिड, चूना तथा जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है आपके जीवांश के अंश की मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योंकि लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस तथा पोटास की कमी पाई जाती है, सिंचाई का प्रयोग कर इस मृदा में बाजरा, कपास, दाल, गेहूं, तंबाकू, अलसी, मूंगफली आदि का उत्पादन किया जाता है। जबकि काली मिट्टी की बात करते हैं, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है और नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पदार्थों की कमी मिलती है। इसी को हम स्वतः जुताई वाली कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसी के अंदर हमें किले देखने को मिलता है।
देखिए इस क्रम में हमें कोई मतलब नहीं है कि 2011 में जनसंख्या घनत्व का क्रम इस प्रकार से है, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। तो अभी भी देखने को मिलता है हमें सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है हमें पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में, फिर केरल के अंदर। बिल्कुल केरल और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश। सॉरी। निम्नलिखित में से किस मानचित्रीय विधि का सामान्यतः उपयोग जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? छाया मानचित्र का। किसका? छाया मानचित्र का जो उपयोग है जनसंख्या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, लॉरेंज वक्र किसका माप है? तो लॉरेंज वक्र किसका नाप है? असमानता का। किसका? असमानता का है। ऐसे लॉरेंज का वक्र देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलेंगे। स्थलाकृति दी गई है और क्या कह रहा है? क्रमबद्ध तरीके से मिलाना है। तो क्रमबद्ध तरीके से मिला लीजिए। सबसे पहले आपके कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा आपके विश्व मानचित्र, और विश्व मानचित्र के बाद में आएगा आपका राज्य मानचित्र, और राज्य मानचित्र के बाद में आएगा आपका स्थलाकृतिक पत्र, और फिर भूगर्भ मानचित्र। विश्व मानचित्र, राज्य मानचित्र और स्थलाकृतिक पत्रक, भूगर्भ मानचित्र। चलिए ये तो मिल गया। एक तरफ हमें उपग्रह और फिर छोड़ने वाले देशों के नाम दिए गए हैं। तो सीधे देखिए, लैंडसैट नासा ने छोड़ा था, स्पॉट फ्रांस ने छोड़ा था, IRS भारत ने छोड़ा था, IRS यूरोप ने छोड़ा था। देखिए यहाँ पर मिनिमम डिफरेंस है कि IRS और यहाँ पर IRS, ठीक है ना, IRS, ठीक है ना। किसने? भारत ने और यूरोप ने। सॉरी, ERS ही है, हाँ यूरोपियन वाला था ना। IRS इंडिया के द्वारा छोड़ा गया था, ERS आपके यूरोप के द्वारा छोड़ा गया था, स्पॉट फ्रांस के द्वारा छोड़ा गया था, लैंडसैट नासा के द्वारा छोड़ा गया था। अब यहाँ पर वही पैराग्राफ दिया गया है और पैराग्राफ का हम स्किप करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर अग्रसर होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 47 से शुरू होते हैं। क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक व्यक्ति आर्थिक विकास को एक आवश्यकता मानते हैं। क्या मानते हैं? आर्थिक विकास को एक आवश्यकता मानते हैं। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका कारण क्या है? इसका कारण सीधा सा है कि वहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि की संभावना है। क्या है? सकल घरेलू जो उत्पाद है उसकी उच्च वृद्धि की संभावनाएं वहाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 48। और 48 क्या कह रहा है कि हाल के समय में अनेक अमेरिकी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण भी क्या है कि आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय लागतों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक आदान प्रदान की समझ, कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय लागतों के बीच में क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक आदान प्रदान की समझ ही क्या कर रही है? इनको पर्यावरण के जागरूक होने के प्रति जागरूक कर रही है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विकासोन्माद किसे इंगित करता है? तो विकासोन्माद किसको इंगित करता है? तो इंगित करता है आपके केवल विकास की अभिव्यक्ति को। विकासोन्माद किसको करता है? विकास की अभिव्यक्ति को। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 50वां, सभी के सभी जवाब देंगे कि अनेक अमेरिकी राज्य पर्यटकों के आगमन का अनुमोदन करते हैं। क्या करते हैं? अनेक अमेरिकी राज्य के जो पर्यटक हैं उनके आगमन का अनुमोदन करते हैं, परंतु प्रवासियों का नहीं। प्रवासियों का मतलब बसने वालों का नहीं करते। इसका कारण क्या है कि पर्यटकों के आगमन से रोजगार बढ़ते हैं। जैसे ही पर्यटक आएंगे, आपके जो दुकानें लगा रखी हैं उनके लिए भी क्या मिलेगा? रोजगार की प्राप्ति होगी। पर्यटकों के आगमन से रोजगार बढ़ने की संभावना को देखकर अनेक अमेरिकी राज्य पर्यटकों के आगमन का अनुमान करते हैं, परंतु प्रवासियों का नहीं। ठीक है, तो ये सीरीज़ थी अपनी नेट GRF को लेकर के, और इसको हमने सफलतापूर्वक संपूर्ण कर लिया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपनी स्वाध्याय में व्यस्त रहें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे किसी और का भी भला हो सके। आज के लिए मैं इतना ही चाहूँगा। मिलते हैं कल क्लास के साथ में, वही 50 क्वेश्चंस की श्रृंखला। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।